उत्तर प्रदेश का चुनावी रण जैसे जैसे गहरा रहा है, वैसे वैसे बयानों में आक्रामकता आने लगी है। एक दूसरे को चेतावनी दी जा रही है, बयान तीखे होते जा रहे हैं। एक दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में शाहीन बाग बना देने की बात कही थी, तो सीएम योगी ने अपने अंदाज में चेतावनी दी। हम मुतालबा करते हैं कि सीधे कानून को भी वापस लिया जाए। आज यहाँ पर मैं चेतावनी दूंगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह। माहौल खराब करोगे तो फिर शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। ये अपने आप में वोट पाने का अद्भुत समीकरण है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, नेताओं के बयानों में तल्खियां भर जाती हैं, बयान जहर बुझे हो जाते हैं, एक दूसरे को धमकियों और चेतावनी का सिलसिला शुरू हो जाता है। सियासत के न्यूनतम संस्कार भी हवा में उड़ा दिए जाते हैं। नेता एक दूसरे को धमकाते हैं। ऐसी ही एक धमकी एक दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी ने दी थी, लखनऊ को दूसरा शाहीन बाग बना देने की। सीधे कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखना। ओवैसी के इस ऐलान को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया और ओवैसी को जवाब देने के लिए सामने खड़े हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चेतावनी भरा लहजा था, ओवैसी के खिलाफ गुस्सा गहरा था। यहाँ पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। चचा जान और अब्बा जान कहकर योगी ने ओवैसी पर निशाना साधा था, लेकिन नाम नहीं लिया था। लेकिन आरोपों की अगली कड़ी में योगी ने ओवैसी का नाम भी लिया और आरोप भी लगाया कि ओवैसी तो दरअसल समाजवादी पार्टी की ही बी टीम है। हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश आज इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। मगर इस जुबानी जंग के बीच जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यूपी के चुनावी रण में बीजेपी ने पूरा दमखम लगा दिया है, पूरा जोर लगा दिया है और बीजेपी के सारे नेता यूपी चुनाव में विजयी अभियान वाली नैया के खवैया हो गए हैं। ऐसे ही एक खवैया है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा कल गोरखपुर में थे, आज कानपुर में थे। पहले तो जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के काम गिनाए, राम मंदिर के नाम पर नारे लगवाए, कोरोना टीकाकरण की सफलताएं बताए, एक्सप्रेसवे के फायदे गिनवाए, गरीबों की मदद की योजनाएं बताए और अंत में परिवारवाद पर आए। करारा हमला बोला, करारा। हम राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, वो परिवारवाद में विश्वास करते हैं। हम सबका साथ में विश्वास करते हैं, वो वोट बैंक पर विश्वास करते हैं। मेरी जाति, मेरा वर्ग, इससे बाहर नहीं, किसी को जोड़ो। हम राष्ट्रपति पटेल गांधी को याद करते हैं और उनको आज भी जिंदा याद आता है। ये हमला सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर ही था, मगर नड्डा ने नाम नहीं लिया था। लेकिन इसके बाद अखिलेश पर सीधा निशाना साधा। अगले वाक्य में कोरोना टीका को लेकर अखिलेश पर चुटकी ली। ये टीका मोदी टीका है, ये बीजेपी का टीका है। अब मैं पूछना चाहता हूँ
कैसा लगा मोदी टीका? कैसा लगा बीजेपी का टीका? कोई फर्क आया कि नहीं? यूपी के चुनावी रण में बीजेपी का रथ पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। दिग्गजों को सांस लेने की फुर्सत नहीं है। चुनावी हथियारों की धार इस कदर मांझी जा रही है कि विरोधियों को वार से बचने का मौका ही न मिले। लेकिन अकेले बीजेपी ही नहीं, विपक्षी भी अपनी चुनावी रणनीति को और धारदार बना रहे हैं। मान के चलिए कि यूपी में चुनावी रण भीषण होगा। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ रंजय सिंह, कानपुर, आज तक। अब बात पंजाब के चुनावी रण की। पंजाब के समर में आम आदमी पार्टी ने पूरा दमखम लगा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में वादों की झड़ी लगा दी है। वादों के साथ साथ अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की सरकार पर भी करारा वार कर रहे हैं। वैसे ही वादों की झड़ी, वैसे ही मुद्दे। पहले बिजली पानी, फिर महिलाओं को सीधे अकाउंट में पैसा, और फिर रिक्शे ऑटो वाले, और अब शिक्षक। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के शिक्षकों से इस बार बड़ा वादा किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार में आई तो शिक्षकों के साथ मिलकर स्कूल और शिक्षा व्यवस्था सुधारेंगे। कच्चे शिक्षक और ठेके पर काम कर रहे शिक्षकों को पक्का किया जाएगा। शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी बेहतर की जाएगी। शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाने का काम दिया जाएगा। शिक्षकों के खाली पद भरे जाएंगे। शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जाएगा। शिक्षकों को टाइम से प्रमोशन दिया जाएगा। सभी टीचर्स और उनके परिवार को कैशलेस मेडिकल व्यवस्था दी जाएगी। सरकार बनने के तुरंत बाद जितने टीचर्स आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं और जितने टीचर्स ठेके पे काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को पक्का किया जाएगा। इन वादों के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर साफ किया कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना सिर्फ उन्हें ही आता है। जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूलों को ठीक किया, ऐसे ही पंजाब के सरकारी स्कूलों को ठीक करेंगे। अब हमें करना आता है, और हमें ही करना आता है, और किसी पार्टी को करना नहीं आता। अरविंद केजरीवाल हर मोर्चे पर पंजाब की सरकार को चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल वैसी ही चुनौती जैसे वो दिल्ली में तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित को दिया करते थे। तब शीला दीक्षित की जांच कराने की बात थी, अब पंजाब के नीति नियंताओं की। हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले इसकी जांच करवाएंगे कि पंजाब का खजाना खाली किसने करा, इसकी जांच कराएंगे। लेकिन इन आरोपों और जांच की राजनीति के बीच अरविंद केजरीवाल पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि उनके संपर्क में पंजाब में कांग्रेस के कम से कम 25 विधायक हैं। लेकिन अगली ही लाइन में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के विधायकों को कचरा कह देते हैं। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते। अगर हम उनका कचरा लेना चालू कर दे, आज शाम तक मैं चैलेंज कर रहा हूं, 25 कांग्रेस के एमएलए हमारी पार्टी में शामिल हैं। एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने तंज कसा था कि पंजाब में नकली केजरीवाल घूम रहा है, और आज उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को कचरा कह दिया। मतलब साफ है कि केजरीवाल हर वो दांव आजमा रहे हैं जिसके दम पर आम आदमी पार्टी पंजाब में अपना झंडा गाड़ सके। आज तक ब्यूरो। और अब खबर हिमाचल के सोलन से, जहां एक 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। इमारत की गिरते ही चारों तरफ धूल का गुबार उठ गया। लोग जान बचाकर भागने लगे। इस हादसे में एक की मौत हो गई। हादसे में फंसे सभी लोगों को बचा लिया गया है। वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। अचानक से कि 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी। एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन इस हादसे में जितने लोग फंस गए थे उन्हें बचा लिया गया है। अखिलेश की साइकिल पर जयंत की सवारी तय मानी जा रही है। अखिलेश यादव और आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी की मुलाकात के बाद सीटों पर समझौता हो गया। अब सब ऐलान बाकी है। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी 36 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
ये उत्तर प्रदेश में चुनाव का नया समीकरण है। ये उत्तर प्रदेश में सियासत की नई बिसात है जो विरोधियों की टेंशन बढ़ा सकती है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के बीच मुलाकात हुई। लंबी बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने तस्वीरों के साथ यूपी में नए चुनावी समीकरण के संकेत दे दिए। जयंत चौधरी ने तस्वीर ट्वीट करने के साथ लिखा, बढ़ते कदम। वहीं अखिलेश यादव ने तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, बदलाव की ओर। साफ संकेत है कि सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों में जो माथापच्ची चल रही थी उस पर सहमति बन गई है। सूत्रों की माने तो जल्द ही समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन का ऐलान हो सकता है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी 30 से 32 सीटें देने को तैयार थी, जबकि जयंत चौधरी 50 सीटें मांग रहे थे, लेकिन सहमति 3 दर्जन सीटों के आसपास बनती दिख रही है। 3 कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद बीजेपी जहां पश्चिमी यूपी के लिए इसे मास्टर स्ट्रोक मान रही है, वहीं आरएलडी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन पश्चिमी यूपी के समीकरण बिगाड़ सकता है। पश्चिमी यूपी वही इलाका है जहां से किसान 3 कृषि कानून को लेकर गाजीपुर में डटे। यहाँ किसानों की कई महापंचायतें हुई। इसके बाद मोदी के तीनों कृषि कानून वापस लेने का सबसे ज्यादा असर पश्चिमी यूपी पर ही पड़ने वाला था। हालांकि एसपी और आरएलडी के बीच सीटों की संख्या के अलावा कुछ बड़ी सीटों को लेकर भी खींचतान थी। उस पर क्या फैसला होगा, इसका भी जल्द ऐलान हो सकता है। सहारनपुर, बागपत, मथुरा, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद की कई सीटों पर दोनों पार्टियां दावा कर रही थीं, जिस पर आज लंबी बातचीत के बाद सहमति बनती नजर आ रही है। जाट लैंड कहे जाने वाले पश्चिम यूपी में आरएलडी का प्रभाव है। पिछले पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी को यहां खासी जीत मिली थी। आरएलडी के प्रभाव से इस इलाके में जाट मुस्लिम 2 बड़े वोट बैंक हैं। 2013 से पहले जाट राष्ट्रीय लोकदल के साथ था, लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट मुस्लिम में आपस में बिखराव आया था। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा से पश्चिमी यूपी की 136 सीटें आती हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस इलाके में बीजेपी को 20 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी की 58 और बीएसपी को 39 सीटें आई थी। इसके अलावा आरएलडी के खाते में 9 और कांग्रेस ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जहां 2014 लोकसभा में बीजेपी ने सूपड़ा साफ किया, वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में भी हालात पूरी तरह से बदल गए। बीजेपी 103 सीटों पर जीती, जबकि समाजवादी पार्टी 27 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस के हाथ में 3 और आरएलडी के हाथ में सिर्फ 1 सीट आई। जयंत अपने पिता चौधरी अजीत सिंह के निधन की सहानुभूति और किसान आंदोलन की लहर को अपने पक्ष में भुनाना चाहते थे, लेकिन मोदी के कृषि कानून वापस लेने के बाद विपक्ष का खेल बिगड़ता दिख रहा था। लेकिन अब समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ आने से पश्चिमी यूपी का मुकाबला कड़ा हो गया है। हालांकि यूपी में पिछले 2 बड़े चुनावों की बात करें तो गठबंधन का असर समाजवादी पार्टी के लिए नुकसान ही लेकर आया है। 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और यूपी के लड़कों के नारों के साथ मैदान पर उतरी। वहीं 2019 में समाजवादी पार्टी की ओर से ऐतिहासिक कदम उठाया गया, जब अखिलेश वर्षों की दुश्मनी के बावजूद मायावती को गठबंधन के लिए राजी करने पर तैयार हो गए और बुआ बबुआ की जोड़ी मैदान पर उतरी। लेकिन ये जोड़ी भी मोदी के मैजिक के सामने फेल हो गई। अब बारी समाजवादी पार्टी और आरएलडी की है, जिसके गठबंधन का जल्द ऐलान हो सकता है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कल प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश को एक और बड़ी सौगात देने वाले हैं। नोएडा के जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हो रहा है, जिसका भूमि पूजन पीएम मोदी के हाथों होगा। मंगलवार को योगी आदित्यनाथ इसकी तैयारियों को परखने के लिए यहां पहुंचे। ये तैयारी है उस सियासी श्रृंगार की जिसके जरिए यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार अपनी चुनावी सूरत को चमकाना और दमकाना चाहते हैं। चुनाव से ठीक पहले दिल्ली से सटे नोएडा के पास की इस जमीन को योगी और मोदी उत्तर प्रदेश के माथे पर किसी नायाब जेवर की तरह
टांकने को तैयार हैं। जी हां, यहां बनना है यूपी का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका शिलान्यास 25 नवंबर को पीएम मोदी के हाथों होना है, जिसे देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद अब एक और मेगा इवेंट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार है। 25 नवंबर को होने वाले इस मेगा इवेंट की भव्य तैयारियों की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा देते हैं। मेरे ठीक पीछे आप वो मंच देख सकते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। शिलापट्टी का उद्घाटन किया जाएगा और उसके साथ ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जेवर एयरपोर्ट को बनाने की, यानी कि 2024 तक इसका निर्माण पूरा किया जाना है। इधर हम आपको दिखा देते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई हैं। इस वक्त भी तैयारियां चल रही हैं और 25 नवंबर को जब प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद रहेंगे उसके लिए अभी से तमाम तैयारियों का जायजा लेने स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं। डॉग स्क्वाड आ चुका है, सुरक्षा के लिहाज से भी सभी पुख्ता तैयारियां कर ली गई हैं। लेकिन आप ये समझिए कि चुनावी परिप्रेक्ष्य से ये इवेंट कितना अहम रहने वाला है। सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के विकास के लिए इसे एक अहम केंद्र माना जाएगा। प्रधानमंत्री के हर आयोजन की तरह जेवर एयरपोर्ट का कार्यक्रम भी बेमिसाल रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद फिक्रमंद रहे हैं। इसका मुआयना करने के लिए योगी पहुंचे तो उन्होंने इसे सरकार की उपलब्धि बताई। पूरा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के साथ इसमें लगभग 34 से लेकर 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश अकेले इस एयरपोर्ट पर होगा। 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार यहां पर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ढेर सारी अन्य संभावनाएं यहां पर बनेंगी। जेवर एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने में अभी 2024 तक का इंतजार है, लेकिन इसकी हवाई पट्टी से योगी और मोदी 2022 में ही यूपी का सियासी आकाश छू लेना चाहते हैं। तैयारी भी पूरी है। कार्यक्रम कितना विशाल होगा ये टेंट उसकी गवाही दे रहा है। बीजेपी का दावा है कि 25 नवंबर को जेवर में होने वाली ये रैली पश्चिमी यूपी की अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। शिलान्यास के मौके पर करीब 3 लाख लोग यहाँ पहुँचेंगे और एयरपोर्ट के जरिए योगी मोदी से यूपी की डबल इंजन वाली विकास की गाथा सुनेंगे। 12.5 लाख स्क्वायर फीट का करीब कवर्ड पंडाल है, जिसमें पीएम का लॉन्च अलग है, सीएम का लॉन्च है, एग्जीबिशन गैलरी है पीछे और हेलीपैड बनने हैं सबके अलग अलग, और इस तरह से और करीब 3 लाख पब्लिक की बैठने की कैपेसिटी का बाहर ओपन एरिया है। जेवर एयरपोर्ट यूपी का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इसे करीब 5000 हेक्टेयर में बनाया जाएगा। पहले चरण में 1339 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। एयरपोर्ट में 6 रनवे होंगे। इसकी लागत 29,500 करोड़ रुपए आएगी, जबकि यहाँ से सालाना करीब 1.25 करोड़ यात्रियों की आवाजाही होगी। 25 नवंबर को होने वाले शिलान्यास के बाद पहले दौर के निर्माण में 36 महीने लगेंगे। जो पार्टी को इस बार चुनौतियां मिली हैं किसान यूनियनों के आंदोलन से, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका जो वोट बैंक डिगने की संभावना थी, उसको काउंटर करने के लिए विकास का ये मॉडल के तौर पर ये रैली की जा रही है। पीएम की पहली रैली होगी इतनी बड़ी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये कहना है पार्टी के लोगों का। और जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं उससे साफ है कि इस बार यूपी के चुनाव में विकास को लेकर ही भाजपा एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। जेवर एयरपोर्ट योगी मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सबसे पहले 2001 में इसका प्रस्ताव तत्कालीन सीएम राजनाथ सिंह ने रखा था, लेकिन इसके बाद ये प्रोजेक्ट अड़चनों से आगे बढ़ ही नहीं पाया। अब पीएम मोदी के हाथों इसके भूमि पूजन के साथ बीजेपी का यही संदेश होगा कि पश्चिमी यूपी के विकास को जल्द पंख लगने वाले हैं। इससे पहले कुशीनगर के जरिए पूर्वांचल को भी यही भरोसा देकर आए हैं पीएम मोदी। जेवर पहुंचने से पहले योगी मोदी का चुनावी रथ कई जगहों पर विकास और वादों के झंडे गाड़ चुका है। ये रथ यही नहीं रुकेगा। जेवर के बाद दिसंबर में पीएम अपने एक और ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन के जरिए यूपी के वोटर को फिर से भाव विभोर कर देने को तैयार हैं। बीजेपी का इरादा पूरा है कि यूपी में ऐतिहासिक जीत दर्ज की जाए। नोएडा से नेहा बाथम और अभिषेक आनंद के साथ आज तक ब्यूरो।
उत्तर प्रदेश का चुनावी रण जैसे जैसे गहरा रहा है वैसे वैसे बयानों में आक्रामकता आने लगी है। एक दूसरे को चेतावनी दी जा रही है, बयान तीखे होते जा रहे हैं। एक दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में शाहीन बाग बना देने की बात कही थी, तो सीएम योगी ने अपने अंदाज में चेतावनी दी। हम मुतालबा करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। आज यहाँ पर मैं चेतावनी दूंगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह। माहौल खराब करोगे तो फिर शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। ये अपने आप में वोट पाने का अद्भुत समीकरण है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, नेताओं के बयानों में तल्खियां भर जाती हैं, बयान जहर बुझे हो जाते हैं, एक दूसरे को धमकियों और चेतावनी का सिलसिला शुरू हो जाता है। सियासत के न्यूनतम संस्कार भी हवा में उड़ा दिए जाते हैं। नेता एक दूसरे को धमकाते हैं। ऐसी ही एक धमकी एक दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी ने दी थी, लखनऊ को दूसरा शाहीन बाग बना देने की। CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखना। ओवैसी के इस ऐलान को बीजेपी ने हाथों हाथ लिया और ओवैसी को जवाब देने के लिए सामने खड़े हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चेतावनी भरा लहजा था, ओवैसी के खिलाफ गुस्सा गहरा था। यहाँ पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। चचा जान और अब्बा जान कहकर योगी ने ओवैसी पर निशाना साधा था, लेकिन नाम नहीं लिया था। लेकिन आरोपों की अगली कड़ी में योगी ने ओवैसी का नाम भी लिया और आरोप भी लगाया कि ओवैसी तो दरअसल समाजवादी पार्टी की ही बी टीम है। हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बन करके प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश आज इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। मगर इस जुबानी जंग के बीच जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यूपी के चुनावी रण में बीजेपी ने पूरा दमखम लगा दिया है, पूरा जोर लगा दिया है और बीजेपी के सारे नेता यूपी चुनाव में विजयी अभियान वाली नैया के खवैया हो गए हैं। ऐसे ही एक खवैया है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा कल गोरखपुर में थे, आज कानपुर में थे। पहले तो जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के काम गिनाए, राम मंदिर के नाम पर नारे लगवाए, कोरोना टीकाकरण की सफलताएं बताए, एक्सप्रेसवे के फायदे गिनवाए, गरीबों की मदद की योजनाएं बताए और अंत में परिवारवाद पर आए। करारा हमला बोला, करारा। हम राष्ट्रवाद में विश्वास करते हैं, वो परिवारवाद में विश्वास करते हैं। हम सबका साथ में विकास विश्वास करते हैं, वो वोट बैंक पर विश्वास करते हैं। मेरी जाति, मेरा वर्ग, इससे बाहर नहीं, किसी को जोड़ो। हम राष्ट्रपति पटेल गांधी को याद करते हैं और उनको आज भी जिंदा याद आता है। ये हमला सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर ही था, मगर नड्डा ने नाम नहीं लिया था। लेकिन इसके बाद अखिलेश पर सीधा निशाना साधा। अगले वाक्य में कोरोना टीका को लेकर अखिलेश पर चुटकी ली। ये टीका मोदी टीका है, ये बीजेपी का टीका है।
अब मैं पूछना चाहता हूं नेताओं से, कैसा लगा मोदी टीका? कैसा लगा बीजेपी का टीका? कोई फर्क आया कि नहीं? यूपी के चुनावी रण में बीजेपी का रथ पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। दिग्गजों को सांस लेने की फुर्सत नहीं है। चुनावी हथियारों की धार इस कदर मांझी जा रही है कि विरोधियों को वार से बचने का मौका ही न मिले। लेकिन अकेले बीजेपी ही नहीं, विपक्षी भी अपनी चुनावी रणनीति को और धारदार बना रहे हैं। मान के चलिए कि यूपी में चुनावी रण भीषण होगा। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ रंजय सिंह, कानपुर, आज तक।